ओके नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स का नया चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, ये स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 10th मैथ्स का थर्ड चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर्स था जिसको हम कर चुके हैं। सेकंड पॉलिनोमियल्स था, उसको भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज इसको कर लेते हैं। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक, देखिए अब ये होता क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। वेरिएबल्स कोई भी अननोन वैल्यू होती है ना, या कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो है तो चेंज हो। जैसे मान लीजिए हम लोग नॉर्मली मैथ्स में क्या लेते हैं, एक्स वाई को, है ना। तो इसमें आप लिख लीजिए कि कोई भी अननोन वैल्यू जो होती है जिसको हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं ना, वो हमारा क्या बन जाता है, वेरिएबल। जैसे हम लोग ले लिए एक्स वाई, है, कोई भी ले सकते हैं, ए बी एक्स वाई, है ना। तो कोई भी अननोन वैल्यू जिसको हम फाइंड करते हैं वो हमारा क्या आ जाता है, वेरिएबल। वेरिएबल में याद रखिएगा, वेरिएबल का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल जैसे x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इनकी वैल्यू वेरी करती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसीलिए कोई भी अननोन वैल्यू वाले को हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल। तो ये वेरिएबल हो गया। इक्वेशन मतलब क्या, इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि इक्वेशन है। नेक्स्ट है लीनियर। लीनियर का मतलब है कि कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, 1, है ना, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर, है ना। जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है, 2 होती है। लीनियर में डिग्री 1 होगी, याद रखिएगा, लीनियर में डिग्री क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है। तब यहाँ से समझ लाइए कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब x की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो, इक्वेशन हो, डिग्री इक्वेशन हो मतलब इक्वल टू का साइन हो, तो क्या बनाता है, लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लीजिए मैं कोई ऐसे एग्जांपल लिख देता हूँ, है ना, ax + by = c। ठीक, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल। यहाँ पे देखिए x और y की पावर 1 है, इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम लीनियर इक्वेशन मान सकते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन एक्स भी क्या है, ये कोई वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स वाई क्या है, ये हमारा अननोन वैल्यू है जिसको हमें फाइंड करना रहता है, वेरिएबल है हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट इसमें लिखा है पेयर मतलब कि अब लीनियर इक्वेशन के पेयर मतलब 2 बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन ये है हमारा, एक और लीनियर इक्वेशन बना लीजिए, a2x प्लस इसको b1 b2y प्लस c2। तो ये हमें लीनियर इक्वेशन का 2 पेयर मिल गया। हमेशा याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें x और y का पावर क्या हो, 1, x और y का डिग्री क्या हो, 1। x y क्या है, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल्स होने चाहिए। 2 वेरिएबल बोला है इसलिए हमने 2 वेरिएबल ले लिया है, x और y। ठीक है, ऐसा। तो इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 हो वो हमारा क्या बनाएगा, लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है और हमने इसका पेयर बना दिया, तो ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, ऐसे करके लिख लीजिए। तो यही हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके कंडीशंस। अब देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर लाइन को। लीनियर या स्ट्रेट लाइन, है ना, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन को। ठीक, तो ये जो लीनियर इक्वेशन होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन को। लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को। ये भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन को। अब स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है,
स्ट्रेट लाइन की 3 कंडीशन हम लोग देखेंगे। या तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन हो सकता है एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, किसी पॉइंट पे मिल रही हो, एक दूसरे को काट रही हो। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या हो रही है, एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, है ना, एक दूसरे से चिपकी हुई हो। ऐसे मान सकते हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से क्या है, चिपकी हुई है, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन मान सकते हैं कि दोनों जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है। तो मान लेते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। 3 कंडीशन हमने मान लिया कि ये हमारे 2 स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो ये स्ट्रेट लाइन आपस में क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, या तो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे से चिपके हुए हो, एक दूसरे से चढ़े हुए हो, या तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, तो देखिए पहले कंडीशन में जब लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट। तो याद रखिए जब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पे दोनों स्ट्रेट लाइन का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, एक वैल्यू जो है, तो देखिए ये पॉइंट एक इनका कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है ना, मतलब एक पॉइंट पे ये दोनों कॉमन है, मतलब एक वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, तब इनका जो सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आएगा, एक ही पॉइंट पे कॉमन है इनके लिए, तब इनका एक ही सॉल्यूशन आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तब हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन है दोनों का, और वही कॉमन पॉइंट में एक ही सॉल्यूशन मिलेगा इनको, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड देखिए, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती हैं या एक दूसरे के कोइंसिडेंट रहती हैं, तो यहाँ पे इनके मतलब इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होते हैं, दोनों के कॉमन पॉइंट्स सेम रहते हैं। जितने इस स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स होंगे, वैल्यू होगी, वही इसकी भी वैल्यू होगी, दोनों की सेम होगी। दोनों के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो हमेशा बराबर आएंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या मानते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तब इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, कोइंसिडेंट लाइन, इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, थर्ड कंडीशन देखिए कि पैरेलल है, लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो थर्ड केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, याद रखिए। तो 3 कंडीशन होती है स्ट्रेट लाइन की, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, या तो एक दूसरे को कोइंसिडेंट करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स होंगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, या पैरेलल हो, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशन लिख लीजिएगा स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उससे आप और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं ना, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है ना, इसको अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, लीनियर इक्वेशन शायद आप समझ गए होंगे, जैसे मैं बता रहा था आपको, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 होती है, किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो सिंबल या लेटर होगा जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया, वेरिएबल क्या होता है हमारा, सिंबल और लेटर, सिंबल और लेटर, है ना, whose value is not fix, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए वेरिएबल हम लोग ऐसा मान सकते हैं, जैसे मैं आपको कोई इक्वेशन लिख दूं, x + 2 = 5, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 दैट इज़ 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपकी 3, है ना।
सेकेंड अगर मैं आपको लिख दूँ x + 1 = 3, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 भी है, x की वैल्यू 3 भी है। तो ऐसे सिम्बॉल्स या लेटर जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ना, सिम्बॉल्स और लेटर्स है ना, हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है, तो दो वेरिएबल हमने x और y ले लिया। ठीक है, जिनकी डिग्री क्या हो 1 इक्वेशन में, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? तो ऐसा करके समझ जाइए, ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, है ना, ग्राफ में हमें सॉल्व करना है। जैसे देखिए हमें एक इक्वेशन ये दिया है, यहाँ पे x और y की वैल्यू ले लीजिए। देखिए तो हम लोग एक x ले लेते हैं, y ले लेते हैं। जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इसको 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - y। ठीक है, यानी 1 हो जाएगा। जब हम लोग y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर है? तो ये हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक, तो हमें कौन कौन से पॉइंट मिल गए x और y के, एक पॉइंट मिल गया 0, 1 और एक पॉइंट मिल गया x का -1 और 0, 2 पॉइंट्स मिल गए हमें x y के। ठीक, सेकेंड में भी x और y के वैल्यूज़ निकाल लीजिए। देखिए जहाँ अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें, अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक, और अगर y की वैल्यू 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें x और y के वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक, x और y का पहले वैल्यू हो गया 0, 5 और दूसरा वैल्यू हो गया 5, 0। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिए पहले आप क्या कीजिए, ग्राफ बना लीजिए ऐसा। हमें कहाँ तक की ज़रूरत है, 0, 1 और -1, और y में हमें 5 और x में भी 5 तक की वैल्यू की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए x में कहाँ तक की वैल्यू की ज़रूरत है, x में हमें 5 और y में भी 5 तक की ज़रूरत है। तो बना लीजिए, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ये हो गया x का। y में भी 5 तक बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और इधर x में -1, y में -1 तक, तो ये -1, बीच में 0 रहता है। ठीक है, चलिए अब पॉइंट्स को मिला लेते हैं। x में 0, y में 1, तो x में 0 यही है, y में 1, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x में 0, y में 1। सेकेंड है x में -1, y में 0, x में -1, ये वाला पॉइंट है, y में 0, एक ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे तो ये हमारा लीनियर बन जाएगा, ये वाला। ठीक, ये हो गया पहला स्ट्रेट लाइन। इसके लिए क्या हो गया, ये वाला है ना, जिसमें पहला पॉइंट क्या था, x में 0, यहाँ पे 0 होता है, y एक्सिस में x 0 होता है, y में 1, y में 1 की वैल्यू है। सेकेंड है x में -1, ये x में -1 है, y में 0 था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मिला दिए। ठीक, ये बन गया। सेकेंड में देखिए, सेकेंड लाइन है 0, 5, x में 0, ये 0 है, y में 5, ये वाला है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक, फिर है y x में 5, y में 0, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, y में 0, x में 5। अब क्या कीजिए, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक, तो दूसरा स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 2 स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे करके आप 2 स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। डन। चलिए, तो एक ये हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें एक पॉइंट देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना। इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। जहाँ पे 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पे हमें एक कॉमन पॉइंट मिलता है जो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें, दोनों इक्वेशन को, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। जैसे देखिए, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर दिए, तो y कैंसिल हो जाएगा, कि ये क्या हो जाएगा, 2x है ना, प्लस माइनस कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 इधर आएगा, 5 - 3 यानी कि 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2।
ठीक। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आएगी। मतलब ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू देखिए कितनी है 3, ये x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये होगा यूनिक सॉल्यूशन जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 3 मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा और ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये है यूनिक सॉल्यूशन जहाँ पे x और y एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, कॉमन पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया है अभी आगे और पढ़ाऊँगा मैं। अभी मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को खाली ऐड किया है ना, इक्वेशन 1 प्लस क्या किया है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया है, y कैंसिल हो गया है, फिर सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को रखा तो y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए कंडीशंस फॉर है ना, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताया हूँ कि 3 कंडीशंस होते हैं लाइन के, स्ट्रेट लाइन के। या तो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, या तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती है, या तो थर्ड कंडीशन है कि स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। तो 3 कंडीशन हमने पढ़े स्ट्रेट लाइन के, या तो वो इंटरसेक्ट करती है तो एक कॉमन पॉइंट मिलता है, या तो ये कोइंसाइड करती है, 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर रहती है ऐसे, एक ये कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या था कि स्ट्रेट लाइन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। इसमें क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक। इसमें हमको क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि कोइंसाइड है तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, यानी इसके लिए जो एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी इनफाइनाइट मिलेगी, इसके लिए एक्स वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक। अब पैरेलल होगी तो क्या होगी, नो सॉल्यूशन, कहीं पे कोइंसाइड नहीं कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। तो देखिए जब इन दोनों का सॉल्यूशन मिलता है, जहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक। और जहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, क्लियर है। तो ये अब नेक्स्ट लिख लीजिए कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, है ना, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अब देख कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की कंडीशंस क्या है, मेन इसको डिस्कस कर लीजिए, है ना, कि अगर ये कंसिस्टेंस होगा मतलब अगर इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो कब मिलेगा, कौन से कंडीशन पे मिलेगा। देखिए पहला पॉइंट लिख लीजिए, अगर लीनियर इक्वेशन में हमने 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया था, मान लिया था कि एक लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस v1y इज इक्वल टू c1 है, दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x प्लस v2y प्लस c इज इक्वल टू c2, मान लेते हैं ये 2 लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे, मतलब इनकी फॉर्मूला, इनका वैल्यू मिलेगा कौन से केस में, यूनिक में, अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तब हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, तब हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ये वाली कंडीशन, क्लियर है। तो अगर a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं होता है तब हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, मतलब लाइन क्या होगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, लीनियर इक्वेशन क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। सेकेंड कंडीशन देखिए, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू है किसके, c1 बाई c2 को, या c1 बाई c2 के इक्वल टू है, मतलब सब बराबर है। अगर सब बराबर है तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सभी पॉइंट्स एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड करेंगे, तो इसके कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कौन सा केस है, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, जब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, है ना,
तो ये कोइंसाइड कर रही हैं अगर, ठीक है, तो इसीलिए क्या है कोइंसिडेंट वाला कंडीशन। थर्ड है कि थर्ड कंडीशन लिख लीजिए, अगर A1/A2 इक्वल टू हो B1/B2 के, बट ये नॉट इक्वल टू हो C1/C2 के, कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, तब ये बनता है नो सॉल्यूशन। तब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और ये थर्ड वाला कौन सा केस है, पैरेलल, जब लाइन क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, तब ये वाला केस मिलता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस लिख लीजिए, तीन कंडीशंस होती हैं, क्लियर, तीनों को लिख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। अब देखिए, कई बार इक्वेशन हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया रहता। मान लीजिए कई बार आपको इक्वेशन ऐसा दे दे कि ax + by - c = 0, ऐसा दे दिया है। ठीक है, अब आपको इसमें इन तीनों कंडीशन को लगाना है। तब आपको देख रहे हो कि c जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऐसा होता है इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब c को इधर लाएंगे। तो कई बार अगर इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो पहले आप क्या करिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, क्लियर है। उसके बाद उसमें ये कंडीशंस अप्लाई कीजिए, क्लियर है। चलिए, तो ये सब है, इसको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, अब आपको पूछ रहा है कि ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मतलब कंसिस्टेंट होगा मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा होगा। अगर इनकंसिस्टेंट है तो कौन सा होगा, जब दोनों लाइन पैरेलल होती है, नो सॉल्यूशन। तो तीन केस हमने देखा है। तो देखिए, इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। A1/A2 कितना आ रहा है आपका, सॉरी A1/A2 कितना आ रहा है आपका, 3/6 यानी कि 1/2 आ रहा है। फिर B1/B2 कितना आ रहा है, -6 -12 यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ रहा है आपका 1/2। फिर C1/C2 देखिए, C1/C2 क्या आ रहा है, C1/C2 आ रहा है -4/3। तीनों को देख लिया हमने, देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। तो ये कौन सा केस है, थर्ड वाला केस है, जब लाइन पैरेलल होती है वो वाला केस है। तब यहाँ पे हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो यहाँ पे हो जाता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कौन सा केस है, व्हेन स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल, जब लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्या है, इनकंसिस्टेंट, क्लियर है ना, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे करके बना लीजिए। कंसिस्टेंट कब होता है, जब एटलीस्ट या तो हमें एक सॉल्यूशन मिले, है ना। क्या होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि जब इंटरसेक्ट करती है या कोइंसाइड करती है ना, उन दो केसेस में हमें सॉल्यूशन मिलता है। बट अगर लाइन पैरेलल हो गई तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको बना लीजिए। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमको दिया हुआ है ये लीनियर इक्वेशन का पेयर, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जैसे मैं आपको बताया था कि अगर लाइंस, स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एक ही कॉमन पॉइंट होता है उनका, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब उनका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि क्या होगी, जब लाइन क्या होती है, लाइन होती है पैरेलल, क्लियर है। जब लाइन पैरेलल होती है तभी हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, क्लियर है। ये पैरेलल के लिए कंडीशन है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो।
तो देखो हमें दो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन एक ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में देख लीजिए, इसमें a1 कितना है 2k, इसमें a2 है 6, तो दोनों को रख लीजिए, क्या आएगा 2k/6 है ना, और इधर क्या है a1/a2, b1 क्या हो जाएगा 5, इधर भी 5, तो हो जाएगा 5/5। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, 2 इसके पॉन में चला जाएगा, यानी k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा k इक्वल टू 3। लेकिन हमें पता है कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब k इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर है, k इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a/a2 शुड बी नॉट इक्वल टू b1/b2। करेक्ट। तो ये यूनिक सोल्यूशन पैरेलल लाइन का केस हो गया। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट हो गया ना, चलिए फर्स्ट को मिटा देते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। मतलब बोल रहा है कि ये दो लीनियर इक्वेशन है ना, ये कौन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पैरेलल लाइन को, इंटरसेक्टिंग लाइन को, कोइंसिडेंट लाइन को, या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें ये पता करना है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये कैसी हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए a1/a2 करके देखिए, a1/a2 इफ़ इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, कोइंसिडेंट है, सॉरी अगर नॉट इक्वल है तो इसको हम क्या, इंटरसेक्टिंग है। क्लियर है। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो कोइंसिडेंट हो जाता है। क्लियर है। तो एक इंटरसेक्टिंग हो जाता है, कोइंसिडेंट हो जाता है। पैरेलल का केस क्या है, नो सॉल्यूशन, मतलब ये बराबर ना हो। पहले पैरेलल के लिए चेक कर लेते हैं, ये पैरेलल का कंडीशन है, ठीक, ये पैरेलल का कंडीशन है। तो देखिए a1 क्या है 3, a2 क्या है 6, तो क्या हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू b1 क्या है 4, b2 क्या है 8, तो हो जाएगा 4/8, c1 क्या है 5, c2 क्या है 7, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। ठीक है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 3/6 यानी 1/2, तो इसको हम लोग सीधा 1/2 लिख लेते हैं। 4/8 मतलब 1/2, ठीक। तो ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं दिख रहा है, सेम यही कंडीशन है, मतलब कि लाइन हमारी कैसी है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। क्लियर है। तो इसको बना लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहे हैं, 2 लाइन्स आर गिवन पैरेलल द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन इज। अब हमें बोल रहा है कि 2 लाइन पैरेलल है, जिसमें एक लाइन तो ये है, बताना है दूसरी लाइन कौन सी होगी, है ना। पैरेलल होगी तो पैरेलल का कंडीशन रख देंगे, जो इक्वेशन पैरेलल के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो लाइन हमारी पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल का कंडीशन क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल है देन क्या होगा, उसका a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 के, इज नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के। पैरेलल का केस ये होता है ना। और क्या होता है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है। तो देख लीजिए किस में ऐसा है, इसमें, ठीक है, सब में चेक करिए। जैसे इसमें देखिए 5/-15 है ना, 5/-15 डी वाले ऑप्शन में। b1 है -3/9, -3/9, ठीक है। और लास्ट में क्या है 5/2, 5/15 -3/9 और 2/5, ठीक, 5/15 3/9। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है,
5/15 क्या हो जाएगा 1/3 -1/3, ये भी क्या है -1/3, और ये क्या है 2/5। तो ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है। तो इस ऑप्शंस में जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, पैरेलल के कंडीशन को, वही हमारी लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ बनाते हैं। ठीक है, सब में खाली आप कंडीशन को चेक करिए क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, देखिए फोर्थ में क्या बोल रहा है, द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई लीनियर इक्वेशन x = a एंड y = b। तो हमारे पास दो लीनियर लाइन है, एक है x = a, एक है y = b। ठीक है, जहाँ a b इक्वल नहीं है। r अब ये क्या होंगी, क्या इंटरसेक्टिंग होंगी, है ना, या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, तो चेक कर लेते हैं। देखिए एक है x = a, एक है y = b। ठीक है, तो इसको ग्राफ से बना लेते हैं। जैसे देखिए ये हम ग्राफ बना लेते हैं, इसमें x एक्सिस में वैल्यू a है, y की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 होगी। ठीक, तो x में मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे a वैल्यू है ना, तो ये पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे x की वैल्यू a है, y की वैल्यू 0 है। वैसे ही y में एक पॉइंट b है, x नहीं है मतलब 0 होगा, तो y में कोई एक पॉइंट मान लेते हैं b। ठीक, ये b हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, तो ये b का पॉइंट हो गया, x का पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से होते हुए अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, या ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक, अगर इनसे हम ड्रॉ करें एक लाइन, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए बी, एक्स का कोऑर्डिनेट ए आएगा, वाई का कोऑर्डिनेट बी आएगा। तो जो इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, एट ए बी पे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए से जाने वाली लीनियर, ये ए से जाने वाली लीनियर लाइन है, ये बी से जाने वाली लीनियर लाइन है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, एट ए बी पे। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए और बी, एक्स का कोऑर्डिनेट ए और बी, वाई का कोऑर्डिनेट बी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इंटरसेक्टिंग एट ए बी। क्लियर है, इसको बना लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए लिख लीजिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन मैं आपको मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन बता देता हूँ। मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन for method of finding solution for pair of linear equation in two variable। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हों उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बता देता हूँ, दो मेथड हैं। एक मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड, या तो हम ग्राफिकल मेथड को लगाएं। ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ में लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को वहीं सॉल्यूशन होता है ना। तो स्ट्रेट लाइन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो
इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन गिव्स सॉल्यूशन, वहीं से हमको सॉल्यूशन मिल जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। जहाँ पे ग्राफिकल मेथड में जहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड मेथड है, हम लोग कौन सा मेथड लगाए, अलजेब्रिक मेथड यूज़ करें। ठीक, सेकेंड हम लोग या तो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब अलजेब्रिक मेथड में हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं, या तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें, या तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, या तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन, क्लियर है, एलिमिनेशन। ठीक, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में क्या अंतर है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, तो एक लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग उठाएंगे और दूसरे लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल में रख देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। तो देखिए ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन हो गया, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया। पहले लीनियर इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, ऐसे आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम लोग उठा के सेकेंड वाले x में रख दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक में से x या y की वैल्यू निकालें और उसको दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन के x या y में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सेकेंड मेथड देखिए, एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, समझिए। देखिए एलिमिनेशन, आपको सब्स्टिट्यूशन समझ गए ना, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकाल के, तो ऐसा लिख लीजिए कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल obtained from फर्स्ट इक्वेशन, है ना, फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल आए, है ना, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, उस वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें। क्लियर है, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेशन में अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो उसमें एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर दे सीधा। सेम एग्जांपल जैसे अभी मैं आपको बताया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करें कि ये एक पहला इक्वेशन है, पहला लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन। इसमें हम दोनों लीनियर इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर दें। तो आपको क्या करना है, मेक कोफिशिएंट सेम, मेक कोफिशिएंट सेम। पहले आप क्या करिए, कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए, देन एलिमिनेट, फिर उसको एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट। जैसे हम लोग क्या करें, पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2x हो जाएगा। फिर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगा। तो बस फिर हमारा क्या बचेगा, y बचेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, मेक कोफिशिएंट सेम, हम लोग क्या करें, कोफिशिएंट सेम बना लें, उसके बाद उसको एलिमिनेट कर दें। तो ये रहता है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम एक लीनियर इक्वेशन और दूसरे लीनियर इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। क्लियर है, तो ये लिख लीजिए। तो ये सारे मेथड्स हैं हमें सॉल्व करने के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमने और क्वेश्चन यहाँ पे लिए, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए
क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब आपको ग्राफ बनाना है। ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ठीक है, और जिससे जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, एक ये लीनियर इक्वेशन है, एक ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले तो इस लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए, ठीक है, यानी एक्स वाई की वैल्यू पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हम लोग दोनों को अगर ऐड कर दे तो वाई वाई देखिए कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखिए ऐड कर दीजिए पहले, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहले क्या करिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 है ना, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2, ठीक। दोनों को ऐड करेंगे, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए y की वैल्यू, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, है ना, कॉमन। x की वैल्यू 2 रखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 4, है ना, 2 इधर -4, तो y की वैल्यू 4/2 यानी कि 2 आ जाएगी। तो इसी से आप सॉल्व करेंगे, 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। तो ये वो पॉइंट रहेगा जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। याद रखिए x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक। हम किसने किया क्या, x के इज इक्वल टू 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो x y की वैल्यू है ये दोनों का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आपको ग्राफ बना के देता हूँ। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, है ना, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ऊपर इसको मिटा, ठीक। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इसके पहले इक्वेशन की बात करते हैं ना। फॉर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, है ना, ये इक्वेशन। इसमें x और y के कोऑर्डिनेट देखिए क्या होंगे इस इक्वेशन में। अगर x की वैल्यू इसमें 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक, पहले इक्वेशन में, ठीक है। सेकंड, अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू हम लोग 0 कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक। तो ये हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे पहले लीनियर इक्वेशन के 6, ठीक। तो ये हम लोग कर लिए इसका कोऑर्डिनेट। सेकेंड, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। सेकेंड वाली लाइन क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें देखिए कोऑर्डिनेट x और y के क्या है। अगर हम y की वैल्यू 0 कर दें इसमें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 2, यानी कि 2y3 आ जाएगी, है ना। एक सेकेंड, या तो अगर हम लोग y की वैल्यू 2 कर दें, x की वैल्यू 2 कर दें तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 यानी हो जाएगा 4। चलिए रख लीजिए। अगर हम लोग यहाँ x की वैल्यू 2 कर दें, है ना, x की वैल्यू 2 कर देंगे तो 6 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 4, y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। पहला y की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3, ठीक है। y की वैल्यू 4 करेंगे तो -4 और -4 + 4। अगर हम लोग y की वैल्यू को 2 कर दें तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 इधर आएगा +4, 4 2 6, 6/3 कितना आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये ऐसा, ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको इस इक्वेशन के लिए, है ना। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, 2 गया 4/2। एक सेकेंड, यहाँ हम लोग 6 रखेंगे, 6 माइनस 2 4 होता है, 4/2 यानी कि 2 आएगा।
यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। और अगर हम क्या करें, y की वैल्यू को 2 रखते हैं तो 2 2 4 -4 +4 6/3 2, y की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये आएगा। तो इतने सारे कोऑर्डिनेट आएंगे। अब इसको मिला के हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो एक हमने इसके लिए कोऑर्डिनेट निकाल लिया, एक हमने इसके लिए कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा शायद, फर्स्ट क्वेश्चन। मैं अब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन है। पहला लीनियर इक्वेशन ये है, दूसरा लीनियर इक्वेशन ये है। पहले लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ मैंने यहाँ बना दिया, दूसरे के लिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे, दूसरे के लिए कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे लिख लिए। अब बना लीजिए ग्राफ। ग्राफ कैसा होगा देखिए, तो ग्राफ बना लीजिए ऐसा, ठीक। ये ग्राफ हो गया। अब ग्राफ में देखिए पहले लीनियर इक्वेशन के लिए, ये पहला लीनियर इक्वेशन है। जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू 1 2 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 3 हो जाएगी और x की वैल्यू 0, ठीक। तो एक पॉइंट ये मिल गया हमें, ये ऐसा, ठीक है। सेकेंड देखिए x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो यानी x में 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, जहाँ पे x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। अब इन दोनों को मिलाते हुए जो लाइन खींचेंगे तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बन जाए, पहला लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। यानी पहला स्ट्रेट लाइन ये मिल गया हमें, ठीक। पहला स्ट्रेट लाइन मिल गया, ये इसका कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट बना दिए। अब दूसरा ये वाला स्ट्रेट लाइन बनाइए ग्राफ में। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है। कहाँ पे है दोनों, ये है y की वैल्यू 2, ये है x की वैल्यू 2। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, कहीं पे, यहाँ पे, ठीक। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे 2x और y दोनों की वैल्यू 2 होगी, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, फिर से 2 2, मतलब यही वाला पॉइंट मिल रहा है अपने को, है ना। तो हम इसको एक 0 वाला कर लीजिए। y की वैल्यू अगर हम लोग 0 कर दें इसमें, चलिए एक 0 वाला कर देते हैं। y की वैल्यू अगर हम लोग 0 कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। 2/3 कितना होता है, 2/3 हो जाएगा आपका 0.0, 0.6 18, ये आ जाएगा 2 0, 0.66 समथिंग आएगा, है ना। तो एक ऐसा कर सकते हैं, तो 0.66 मतलब यहीं पे कहीं पे आएगा, एक पॉइंट आपको यहीं 0 के पास मिलेगा, 0.66, ठीक है। चलो 2 है तो 2 ही रहने दो। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे हम लोग, 0.66 एक मिलेगा, तो ये एक ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट आपका ऐसा बन जाएगा, क्लियर है। तो दोनों लीनियर इक्वेशन को पहले आप बना लीजिए। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा हट गया है क्या, ठीक है। तो दूसरा लाइन बन गया। अब यहाँ पे देखिए हमें 2 2 सेम कोऑर्डिनेट मिल रहा है, अपन क्या करते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू 0 कर दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 करने से 2/-2 यानी -1 आ जाएगा, है ना। ऐसा कर लेते हैं, एक 2 2 का हो जाएगा, एक -1 का बना लेते हैं ना। दो कोऑर्डिनेट एटलीस्ट होना चाहिए जिससे हमारी लाइन सही बन जाए। तो देखिए y में -1 की वैल्यू कहाँ पे होगी, नीचे साइड, तो यहाँ पे कहीं पे होगी -1 की वैल्यू। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा 0-1 और एक पॉइंट 2 2 का हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, ये 2 2 लगभग यहीं पे आ जाएगा ना। इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, तो दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ये, ठीक। तो दोनों लीनियर स्ट्रेट लाइन हमने बना लिया। अब क्या कीजिए, अब इसमें बोला था कि जो ट्रायंगल है, देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस बताने हैं। तो देखिए ये वाला कौन सा है पॉइंट, ये है 2 2, इधर का 2 इधर का 2, इसका कोऑर्डिनेट है 2 2, ठीक है। इस वाले कोऑर्डिनेट का क्या है, इसका है 0 3, x का 0 y का 3, और इसका क्या है x का 0 y का -1, ठीक। तो ये वाला है, तीनों के कोऑर्डिनेट हमने बता दिए। चलो ट्रायंगल बन गया, कोऑर्डिनेट बता दिए। सेकंड, अगर आपको इस ट्रायंगल का क्या निकालना हो,
एरिया बताना हो, अगर आपको बोले कि भाई ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, देखिए इसका बेस कहाँ से कहाँ है, -1 से 3 तक है, मतलब 4 यूनिट है, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू 4 यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर किस में भी हो सकता है, हम यूनिट ले रहे हैं कि 4 यूनिट में आएगा। हाइट कितना, हाइट इसका यहाँ से लेके 2 तक है, तो ये 2 आ जाएगा हाइट। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 2 कैंसिल, यानी कि क्या आ जाएगा 4 यूनिट। तो इसका जो एरिया है कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। तो आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, दोनों लीनियर स्ट्रेट लाइन का पहले कोऑर्डिनेट निकालना है, उसको ग्राफ में शो करना है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये हो गया। अब फिर नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p विच दिस। तो हमें 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है और इसमें वैल्यू ऑफ p निकालना है। ठीक है, ये फॉर विच y इज इक्वल टू दिस। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन है, तो दोनों को लिख लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या करें, एलिमिनेट कर दें, माइनस कर दें एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से माइनस कर देते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू इक्वेशन 1 कर देते हैं और फिर माइनस कर देते हैं इक्वेशन 2 से। ठीक, इक्वेशन 1 का 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 को उससे माइनस कर देते हैं ना। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2। ठीक, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 2x प्लस 4y प्लस 12। 2x में 2x कैंसल, 4y में y जाएगा तो 3y, और यहाँ पे 12 में 6 जाएगा तो 6। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर है ना? यहाँ पे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करिए तो ये 2x हो जाएगा, 2x में 2x कैंसल, 4y में y 3y, 12 में 6 कितना आएगा 6 ही आएगा, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख देते हैं, है ना, या इसी में रख दीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम लोग 2 रख दें तो ये 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, तो यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन में रख दीजिए। y इज इक्वल टू, देखिए क्या था, y इज इक्वल टू px प्लस 2, तो y की वैल्यू कितनी 2, p x की वैल्यू कितनी 2 प्लस 2। ठीक है, 2 माइनस 2 0, तो p भी क्या आ जाएगा आपका 0, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डन। तो आप क्या करिए, पहले एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है, फिर वैल्यू निकाल लीजिए और फिर इसको पुट कर दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग, और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? चलिए ठीक है, तो एक ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है कि इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है दोनों को सॉल्व करके। तो देखिए पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 930। ठीक है, सेकेंड है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन हो गए। क्या हम करते हैं, पहले दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करिए, कितना आएगा
ये हो जाएगा 7 8 3 4 2 3 प्लस 7 8 3 4 2 3, ठीक है। ये x ये y इज इक्वल टू इधर कितना आएगा 0 4 70, ठीक है। ये आ जाएगा अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो। सिमिलरली अगर हम दोनों इक्वेशन को अब इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं तो x प्लस वाई 348 को इधर ले आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा 740 अपॉन 348, है ना। कट करके देखिए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 होते हैं 15 3 25 15 5 टाइम्स में शायद कट जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 4 24 2, ठीक, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइप में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5। ये मिल गया आपको इक्वेशन 1, ठीक। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग ठीक, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, देखिए क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, इधर लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा 217 में 131 माइनस कीजिए कितना आएगा, 7 में 1 या 6 7 और 1 8, ठीक है। 86x है ना, इधर कितना माइनस ऑफ 86 आएगा 4, है ना। ये हो जाएगा माइनस 86 आ जाएगा, ठीक है, माइनस करेंगे तो। और इधर कितना आ जाएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे, ये हो जाएगा 3 3 6 और ये हो गया 3 7 1 8, ठीक। ये भी 86 आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 86 कॉमन लेंगे, अपॉन हो जाएगा 1, तो एक में आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक में आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को, ये हमारा इक्वेशन 1 2, इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 4 लीजिए। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देंगे, है ना। तो हमें एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड करिए, वाई वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। x की वैल्यू को वहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 5 माइनस 3 2 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2, ठीक। तो ऐसे करके इसको भी बना लेंगे, एक ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला बनाइए, उसको मिटा लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में हमें 2 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। देन सॉल्व द इक्वेशन, इसमें भी x और y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये तो अभी हम बनाए हैं जस्ट, अब लास्ट वाला क्वेश्चन बनाते हैं 827, हाँ ये हो गया। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें भी सेम करना है। कौन कौन सा लीनियर इक्वेशन दिया है, एक दिया हमें 62x प्लस 43y इज इक्वल टू 167, पहला इक्वेशन। दूसरा में क्या दिया है 43x प्लस 62y इज इक्वल टू 148, ठीक है। ये इसमें भी सेम मेथड कीजिए, पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए तो एक बार ऐड कर लेते हैं, एडिंग दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग कर लीजिए, कितना हो जाएगा 325 105x, ठीक है, प्लस इसको भी ऐड कर लीजिए 5 105y, ठीक, इज इक्वल टू इसको भी ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5 1 3
315 आ रहा है, ठीक है। 8 8 होता है 16, तो हो जाएगा 15 की 5 आपका 1, 4 10 11 के 2 3, ठीक है, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा एडिंग। अब यहाँ पे 105 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 315 अपॉन 105, कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख लीजिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो एक एडिंग वाला केस हो गया, एक सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग है ना, 1 2 फ्रॉम 1 है ना। इक्वेशन 2 को 1 से इसी को इससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा आपका 43 है ना, 7 8 9 9 5 19 है ना, 19x। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 19x हो जाएगा, माइनस 19y इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 17, ये हो जाएगा 9 है ना, 9 और 1, ठीक। तो ये भी 19 आ जाएगा, तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। दोनों को ऐड करिए है ना, ऐड करेंगे दोनों को तो क्या होगा, y y कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। x की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बना लेंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी बनेगा, क्लियर है। तो इसको भी लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन को रीड करिए। सवीना वेंट टू अ बैंक ATM टू विड्रॉ 2000 है ना। सवीना बैंक ATM में जाती है, कितना पैसे निकालना है उसको 2000। सी रिसीव्ड 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट, लेकिन उसको क्या मिलता है 50 और 100 रुपीज़ नोट मिलता है ओनली। इफ़ सवीना गॉट 25 नोट्स, अगर उसको टोटल 25 नोट्स मिलते हैं, हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 डिड सी रिसीव, तो उसे 50 और 100 के कितने नोट मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए कि मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 इज़ x और लेट द नंबर ऑफ नोट ऑफ 100 इज़ y। हमें नहीं पता कि 50 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं। मान लेते हैं कि 50 के x नोट हैं और 100 के y नोट है ना। तो पहले लिख लीजिएगा है ना, लेट है ना, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू x है ना। नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, मान लेते हैं 50 रुपीज़ नोट्स कितने हैं x है, और 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं इज इक्वल टू y है ना। नंबर ऑफ 100 रुपी नोट इज इक्वल टू y, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ के x नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के y नोट्स हैं, तो दोनों का सम कितना दिया है 25, मतलब 50 और 100 रुपीज़ के जो टोटल नोट्स होंगे, टोटल कितने होंगे 25, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब उसे 50 और 25 के नोट्स मिलते हैं, 2000 निकालती है। तो मान लेते हैं कि 50 के कितने नोट्स मिले होंगे, x है ना, एक सेकेंड, 50 और 100 के नोट मिलते हैं तो उसे कितना मिलता है 2000 मिलता है, ठीक है। सी रिसीव्ड 50 एंड 100 नोट्स ओनली है ना, टू विड्रॉ 2000, ठीक है। चलिए, तो हमें नहीं पता कि वो 50 के कितने नोट्स निकालेगी और 100 के कितने नोट्स निकालेंगे, लेकिन इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, मतलब कि 50 इंटू एक्स है ना, मान लेते हैं 50 के x नोट्स हैं प्लस 100 इंटू वाई, 100 के y नोट्स हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आएगा 2000, ठीक है। 100 के नोट्स और 50 के नोट्स दोनों का सम कितना होगा 2000। मान लेते हैं 50 के 4 नोट्स हैं तो 50 इंटू 4 200 रुपये, 100 के 5 या 6 हैं तो 6 इंटू 100 600, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से मान लेते हैं वाई के, तो उसके जितने भी नोट है उसको 100 से मल्टीप्लाई, वैल्यू पता चल जाएगी 2000 आनी चाहिए।
तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएगा, एक इक्वेशन ये मिल जाएगा, एक इक्वेशन ये मिल जाएगा। ठीक, दो इक्वेशन मिल गए। इसमें से 50 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू, है ना। सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा इजी कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, चलिए इधर लिख देता हूँ, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ये होगा, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, 2000 को 50 से, तो 2000 को 50 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 540 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 40। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन हो गया 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया आपका। अब हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर लीजिए, x x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 नोट होते हैं 100 में, तो 1000 में होंगे कितने, 1000 में होंगे 10 20 नोट। गलत तो नहीं क्यों, देखिए 2000 में 50, 1 2 3 1 2 सैकड़ा 1000, 50, ये 0 0 कैंसिल, 5 20 40, 50 इंटू 40 5 20 और 1 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, है ना। तो करिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या होगा, x x कैंसिल, 2y में y गया तो y बचा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और 40 माइनस 25 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 530, यानी कि 15 आ जाएगा, तो हो जाएगा 15। ठीक, तो y की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे 15 को, तो 25 माइनस 15 कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर। यानी कि x क्या है हमारे, x है हमारे 50 के नोट, y है हमारे 100 के नोट, मतलब कि 100 के नोट होंगे 15 और x 50 के नोट होंगे 10। ठीक है, 10 50 के नोट होंगे, मतलब 10 इंटू 50 कर दीजिए, कितना हो गया इसका वैल्यू, 50 दाहम 500, तो ये 500 रुपये हो जाएगा, और 1500 ये हो जाएगा, 1500 500 कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करके आप इक्वेशन बना लीजिए। पहले नंबर ऑफ़ नोट दिया था तो दोनों नंबर ऑफ़ नोट का सम 25 आएगा, और इसकी वैल्यू 2000 दी थी, तो 50 के नोट इंटू उसके 50 इंटू जितने नोट हैं 100 इंटू जितने नोट हैं 100 के इक्वल टू हो जाएगा 2000। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है, तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको हम लोग रफ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट बनाइए सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 12। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर का सम 12 है। तो मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर है ना, कौन सा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, मतलब उसमें 10s और 1s होगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि एक x है जो कि यूनिट प्लेस में है, नहीं x मान लेते हैं कि 10s प्लेस में है, तो x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1। मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर है, लेट द 2 डिजिट नंबर इज xy, लेट द 2 डिजिट नंबर इज xy। मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर हमारा xy है, x क्या है 10s प्लेस में, तो x इंटू 10, y 1s प्लेस में है तो y इंटू 1। ठीक है, और इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 12। ठीक है, x और y का सम है, क्या दिया है पहला कंडीशन कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 12। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, है ना, 12 है, नंबर इज 12। 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स 7 टाइम्स द नंबर। ठीक है, 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर, है ना। तो ये जो है इसका जो 7 टाइम्स है इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ, इसका मतलब ये जो एक्स वाई है इसका जो 7 टाइम्स है वो इक्वल टू है 4 टाइम्स 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग। तो 4 टाइम्स होगा अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मतलब क्या कर दें, y इंटू 10, अब y को 10s प्लेस में रख लेते हैं प्लस x को 1s प्लेस में रख लेते हैं। ठीक है,
और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसको साइड में रख लीजिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये हो गया हमारा कि दोनों डिजिट का सम क्या होता है 12। सेकेंड बोल रहा है कि इसका जो 7 टाइम है वो इसको रिवर्स करने पर 4 टाइम के बराबर होगा। सेकेंड ये हो गया, ठीक है। फाइंड द नंबर, अब हमें x और y का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो 10x इंटू 7 70x प्लस 7y, ठीक है, इज इक्वल टू ये 10y है 40y प्लस 4x, ठीक, ये आ जाएगा। अब x को एक तरफ ले जाइए, 4 को इधर लाते हैं तो ये 66x हो जाएगा, ठीक है, 66x, और इसको इधर लाते हैं, ठीक है, y को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई, 40 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 33, ठीक है। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू या माइनस 33y, ये इसको इधर लाएंगे तो इक्वल टू 33y आ जाएगा, है ना। 66x इज इक्वल टू 33y, ऐसे करके आ जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन में देखिए, यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करें x अपॉन वाई, है ना, या y अपॉन x करें या x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई, यानी कि 1/2, 33/66 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अब क्या पता चलेगा कि y इज इक्वल टू क्या होगा 2x, है ना। इसको सॉल्व करिए, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, ठीक, ये आएगा। अब इस y इज इक्वल टू 2x को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की जगह 2x रख देते हैं, तो 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3, x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक, तो x की वैल्यू हो गई 4। अब x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए 4 को, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक, ऐसे करके बना लीजिए, ठीक, ये हो जाएगा 3x 2x 3x 12, ठीक है। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, यानी कि कौन सा नंबर होगा वो 48, ठीक है, 48। तो इसका जो 7 टाइम होगा वो इसको रिवर्स करने पर यानी कि 84 के 4 टाइम्स के बराबर होगा। क्लियर है, ऐसे करके बना लीजिए। तो पहले हमने इक्वेशन का फॉर्मेशन किया, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, दोनों इक्वेशन से। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बनाते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन रफ हो गया क्या, 7 टाइम्स 2 डिजिट, अच्छा क्वेश्चन शायद रफ हो गया, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, है ना, 2 डिजिट 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, है ना, ये क्या है, इक्वल टू 4 टाइम्स अ नंबर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर is equal to 4 times a number obtained by reversing the order of its digit. If the difference of the digits is 3, determine the number. मान लेते हैं वो नंबर है x और y, 2 डिजिट नंबर x y है, ठीक है। तो इसका जो 7 टाइम्स होगा, x 10 प्लेस में है, y 1 प्लेस में है, मतलब इसको हम लोग की लिखेंगे 10x प्लस y। इसका जो 7 टाइम्स है इक्वल टू होगा 4 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग द नंबर, यानी 4 टाइम्स अब रिवर्स कर दो, अब 10 प्लेस में कर देते हैं, यानी कि वाई एक्स कर लो, 10 प्लेस में y हो जाएगा तो 10y प्लस एक्स, ये हो गया एक इक्वेशन। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज़ 3, डिटरमाइन, मान लेते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 3, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3, दोनों नंबर का डिफरेंस है 3, तो डिटरमाइन द नंबर बताना है, ठीक है, ठीक है। x माइनस वाई या y माइनस एक्स इज इक्वल टू कर लीजिए, दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, वही 70x प्लस 7y
इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। ठीक, 70 में 40 जाएगा, सॉरी 70 में 4 जाएगा तो कितना आएगा 66x, है ना। और ये फिर से 33 आ जाएगा इज इक्वल टू 33y, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या है 33/66, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x। y की वैल्यू यहाँ 2x रख दीजिए, तो 2x माइनस एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस x आएगा, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक, x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, वो नंबर हो जाएगा हमारा 36 और रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 63। ठीक, 36 और 63। क्लियर है। तो ऐसे करके सेम जैसे पहले बनाए हैं वैसे ही बनाना है। ठीक है, कुछ इसमें है ही नहीं, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको बना लीजिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक तो टैक्सी जो है तो जो सिटी में चलती है एक उसका फिक्स चार्ज है, दूसरा वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपना चार्ज लेती है ना। जैसे उसमें क्या बोला है, फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए चार्ज पेड 105, 10 किलोमीटर के लिए कितना लेती है 105 रुपये लेती है ना, और 15 किलोमीटर के लिए लेती है 155 रुपये। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, अब हमें बताना है कि फिक्स चार्जेस कितना होगा फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। ठीक है, देखिए सबसे पहले उसका जो फिक्स चार्ज है, मान लेते हैं कि उसका फिक्स चार्ज है x, है ना। तो पहले लिख लीजिएगा लेट, है ना, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी, है ना, फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज मान लेते हैं x है। ठीक है, x है। अब x प्लस अब 15 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर चलता है तो 10 किलोमीटर के लिए जो भी पर किलोमीटर कितना लेता होगा हमें नहीं पता, तो हम लोग y ले लेते हैं। तो मान लेते हैं 10 किलोमीटर वो y लेता है, पर किलोमीटर मान लेते हैं कितना लेता है y रुपीज़, है ना। तो देखिए लेट पर किलोमीटर चार्ज उसका है पर km चार्ज ले लेते हैं हम लोग y। तो मान लेते हैं फिक्स चार्ज उसका 10x है और पर किलोमीटर चार्ज है y। तो अगर 10 किलोमीटर चलेगा तो 10y चार्ज होगा प्लस फिक्स चार्ज, ये हो जाएगा, है ना। चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड फॉर डिस्टेंस कितना रुपए है 105 रुपये। पहला इक्वेशन ये बन जाएगा कि जब 10 किलोमीटर चलेगा तो इतना चार्ज होगा। एक तो इसका फिक्स चार्ज होगा, एक तो 10 किलोमीटर जो चलेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, टोटल हो गया 105 रुपये, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये लेता है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन हो जाएगा आपका फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कितना हो जाएगा x प्लस 15y, 15 किलोमीटर का जो चार्ज इक्वल टू आ जाएगा 155 रुपये टोटल, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 25 किलोमीटर के लिए निकालना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x और y की वैल्यू। ठीक है, तो काम करते इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, है ना। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, x में x कैंसिल हो जाएगा, 15 में 10 जाएगा तो 5 आएगा, यानी क्या आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 में 105 को माइनस कर दीजिए, है ना, तो 55। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50। ठीक है, 50। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, y की वैल्यू आ जाएगी 10, मतलब कि y की जो वैल्यू है पर किलोमीटर चार्ज उसका कितना हो जाएगा 10। पर किलोमीटर चार्ज हमने y माना था, तो पर किलोमीटर चार्ज हो गया उसका 10। x की वैल्यू, इसी वैल्यू को रख लेते हैं, y की वैल्यू को आप रख लीजिए इक्वेशन में, इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। तो यहाँ पे रख देंगे 10, तो 100 इधर माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
5, x इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, x की वैल्यू आ जाएगी 5। x और y की वैल्यू मिल गई, तो उसका जो फिक्स चार्ज है वो 5 और जो वो पर किलोमीटर लेगा वो 10 रुपये, ठीक है। अब हमें 25 किलोमीटर के लिए निकालना है कि 25 किलोमीटर के लिए उसका चार्ज कितना होगा। तो 25 किलोमीटर में भी एक तो फिक्स चार्ज उसका होगा प्लस 25y पर किलोमीटर के हिसाब से, है ना, ये होगा। तो देखिए 5 हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 100 माइनस है 5 आ जाएगा, और 25 इंटू क्या कर देंगे, 25 इंटू कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा 250, 255, मतलब कि 25 किलोमीटर के लिए उसका कितना आ जाएगा 255 रुपीज़, ठीक है। 25 किलोमीटर में कितना रुपए लगेगा उसको, 255 रुपये। एक्स और वाई की वैल्यू को रख दीजिए, इज इक्वल टू आ जाएगा। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग उसके बाद वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने दो इक्वेशन बनाया, एक 10 किलोमीटर के लिए, एक 15 किलोमीटर के लिए, दोनों से एक्स वाई की वैल्यू निकाला और एक्स वाई की वैल्यू को 25 किलोमीटर के लिए रख दिया, तो 25 किलोमीटर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। अब एक हॉस्टल है, उसका पार्ट ऑफ मंथली चार्ज फिक्स है, मान लेते हैं उसका मंथली फिक्स चार्ज x है ना। इसमें भी सेम चीज़ कर लीजिए, मान लेते हैं कि उसका जो फिक्स चार्ज है वो कितना है x, ठीक है। रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ द फूड टेकन। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर अ 20 डे सी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़ एज अ हॉस्टल चार्ज, है ना। तो अगर 20 दिन के लिए कोई स्टूडेंट एक हॉस्टल फूड लेता है तो उसको 1000 रुपये लगता है, तो मान लेते हैं, है ना। वेयर अ स्टूडेंट बी पेस वन, फाइंड द फिक्स चार्ज इन कॉस्ट ऑफ पर डे। तो मान लेते हैं कि फूड का पर डे चार्ज होता है y, है ना। तो चार्ज ऑफ फूड पर डे, लेट चार्ज ऑफ फूड पर डे जो फूड का चार्ज है उसको ले लेते हैं कि y है, ठीक है, और फिक्स चार्ज है x, लेट। तो दोनों इक्वेशन लिखिए, पहला स्टूडेंट ए के लिए x प्लस एक तो फिक्स चार्ज रहेगा, दूसरा वो 20 दिन के लिए खाना लेता है 20, और पर डे है y इज इक्वल टू कितना है 1000 रुपये। तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन y वी स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी क्या होता है, कितने दिन के लिए लेता है, 26 दिन के लिए लेता है, 26 दिन, और पर डे के हिसाब से पे करेगा वो, और एक फिक्स चार्ज, टोटल कितना पे कर रहा है वो 1180, ठीक, 1180। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, है ना, आपको निकल जाएगा। माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, है ना। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y, ठीक, 1180 1180 आएगा, ठीक। y इज इक्वल टू 180/6, 6 3 जा 30 आ जाएगा आंसर, ठीक। तो पर डे फूड का चार्ज हो जाएगा 30 रुपीज़, है ना। अब इसकी वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे, तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी, तो 30 600 हो जाएगा, 600 इधर तो 400, x की वैल्यू आ जाएगी 400, तो उसका फिक्स चार्ज हो जाएगा 400 और पर डे हो जाएगा 30 रुपीज़। क्लियर है, इसको रख देंगे 600, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 और 30 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी बना लीजिए। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एज जो फादर की है वो उसके सन से 3 times द एज ऑफ हिज सन है। मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, है ना, लेट मान लेते हैं कि क्या है, x है, ठीक है, x है। मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, x, और जो उसके सन की एज है ना, एज ऑफ हिज सन मान लेते हैं y है, ठीक है। एक को ले लेते हैं x, एक को ले लेते हैं y। अब दोनों में लिख लीजिए रिलेशन क्या बनेगा, क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 3 years मोर देन 3 times ऑफ द हिज सन। मतलब कि x इज इक्वल टू होगा
क्या है 3 टाइम्स ऑफ सन, यानी कि 3y + 3, ठीक है। 3 ईयर्स मोर देन 3, क्या लिखा है 3 ईयर्स मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन, ठीक है 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। 3 ईयर्स लेटर द फादर्स एज विल बी 10 ईयर मोर देन। अब 3 साल बाद क्या होगा 3 ईयर्स बाद, तो ये हो जाएगा इसकी एज हो जाएगी फादर की x + 3, है ना। 3 ईयर लेटर एज ऑफ फादर इज़ 10 ईयर मोर देन ट्वाइस, तो 3 साल बाद क्या होता है 10 ईयर मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ द सन, यानी कि 2y + 10 हो जाएगा, है ना। एज ऑफ सन के ट्वाइस का 10 मोर, ठीक है। सन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट। अब हमें इनका तो 2 इक्वेशन ऐसे बनेगा, ठीक है। 3 साल बाद उसके सन की एज भी कितनी हो जाएगी y + 3, तो ऐसा लिख लीजिए 2 × y + 3, है ना, प्लस आ जाएगा 10, ठीक डन। तो ये 2 इक्वेशन बनेगा। तो हमने क्या लिया प्रेजेंट एज ऑफ फादर x ले लिया, एज ऑफ हिज सन प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y ले लिया। इक्वेशन बना, पहला दिया था कि उसके फादर की जो एज है सन के 3 टाइम्स से 3 ज़्यादा थी पहला। दूसरा 3 साल बाद यानी कि x + 3 3 साल बाद उसके एज में 3 जोड़ दिए, उसके जो फादर की एज है और उसके सन के एज के ट्वाइस से 10 ज़्यादा है, तो ये 2 इक्वेशन बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा। तो ये दूसरे को सॉल्व कीजिए x + 3, है ना, तो देखिए ये है x = 3y + 3, ये आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x + 3 = 2y + 6, है ना, 2y + 6 + 10, ठीक है। ये हो जाएगा 16, है ना, तो इसको डायरेक्ट 16 कर दीजिए, 2y + 16, ठीक है। चलिए अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाते हैं, है ना। क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन 1 है, ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दीजिए, है ना। तो 3y + 3 रख देते हैं x की जगह, है ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को रख दीजिए, क्या आएगा 3y + 3 + 3, है ना। x की जगह हमने रख दिया 3y + 3 + 3 = 2y + 16, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3y + 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 10 हो जाएगा, यानी और ये 2y को इधर लाएंगे तो y = आ जाएगा आपका 10, ठीक है। 2y को इधर लाएंगे तो y आएगा और ये 6 इधर जाएगा माइनस, तो 10, तो y की वैल्यू आएगी आपकी 10। y किसकी एज है सन की, तो उसके सन की एज कितनी हो गई 10, ठीक है 10। अब उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, पहले इक्वेशन में प्रेजेंट एज रख दीजिए, तो 10 30 + 3 यानी 33, तो x की वैल्यू आ जाएगी 33, तो x = आ जाएगा आपका 33 और y = आ जाएगा आपका 10, क्लियर। तो पहले आप इक्वेशन बनाइएगा, फिर दोनों से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लीजिएगा, क्लियर है। ऐसे करके इसको बनाना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 16 ईयर अगो एट द टाइम ऑफ मैरिज अजय वाज 5 ईयर एल्डर टू हिज वाइफ, है ना। तो मान लेते हैं कि मैरिज के टाइम, है ना, लेट द एज ऑफ अजय, है ना, एट द टाइम ऑफ मैरिज, मान लेते हैं मैरिज के समय जो अजय की एज थी वो x थी, ठीक है। एंड उसकी वाइफ की एज क्या हो जाएगी, उसकी वाइफ की एज है y, है ना। मान लेते हैं कि शादी के समय अजय x की एज का था, वाइफ उसकी y की एज की थी, है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, शादी के साथ अजय जो है तो 5 ईयर एल्डर देन वाइफ था, मतलब कि जो x आएगा वो = क्या आ जाएगा 5y, 5 ईयर एल्डर था, मतलब कि आप इसको ऐसे लिखिए x = हो जाएगा 5 + y, है ना।
वाइफ के एज से 5 ज़्यादा था, ठीक है। तो वाइफ की एज है ना, वाइफ की एज मतलब रहेगी अगर, है ना, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, वाई है वाइफ की एज तो उससे 5 ज़्यादा, ठीक है। टाइम ऑफ मैरिज अजय वॉज 5 ईयर एल्डर टू हिज वाइफ, है ना। द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, तो वाइफ की एज हमने ले लिया कितना, वाई, है ना, ठीक है। तो शादी के समय क्या था, अजय 5 साल बड़ा था, 5 ईयर एल्डर टू हिज वाइफ, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ एंड अजय आर इन रेशियो, प्रेजेंट एज में इन दोनों का जो रेशियो है वो 8/9 है, ठीक है। यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ एंड अजय, वाइफ और अजय यानी वाई एक्स, वाइफ एंड अजय का जो रेशियो है कितना है, 8/9 है, ठीक है। फाइंड देयर एजेस एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, ठीक है, शादी के समय की उनकी एज बताना है, ठीक है, ठीक है, ठीक। 16 ईयर अगो एट द टाइम ऑफ 5 ईयर्स एल्डर, ठीक। द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज में उनके एज का रेशियो है, प्रेजेंट एज मतलब 16 साल बाद, यानी कि ये हो जाएगा y प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू कितना है, 8/9, ठीक है। ये प्रेजेंट एज है इनका 16 साल बाद, और x क्या की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस वाई, तो यहाँ पे रख सकते हैं आप x की जगह, है ना, वाइफ की एज की जगह क्या लिख सकते हैं, और यानी कि इसको ऐसा लिख लीजिए कि y प्लस 16 इज इक्वल टू, ठीक है, ये एज आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 5 साल बड़ा है ना एट द टाइम ऑफ, अब हमें क्या बताना है, फाइंड दियर एजेस एट द टाइम ऑफ दियर मैरिज, ठीक है, मैरिज के टाइम उनका एज क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 9y प्लस, अब यहाँ पे हम लोग ये पुट कर लेते हैं कि 5 साल उनके एज का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे हम लोग x की जगह 5 प्लस वाई रख सकते हैं, तो रख लीजिए y प्लस 16 अपॉन 5 प्लस वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 8/9। यहाँ से आपको y की एज पता चल जाएगी, क्लियर है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, है ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए हमने क्या माना है, बोला था कि लेट द एज ऑफ टाइम ऑफ मैरिज हमने माना था x है ना, लेकिन ये जो x है वो वाइफ से 5 ज़्यादा है, मतलब ऐसा कर लेते हैं कि लेट द एज ऑफ वाइफ, है ना, ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग वाइफ, ठीक। लेट द एज ऑफ वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज इज x, तो अजय की, देन अजय की एज क्या होगी, देन एज ऑफ अजय क्या होगी, अजय की 5 ज़्यादा है ना, तो हम लोग ले लेंगे x प्लस 5, है ना, वाइफ से 5 साल ज़्यादा कर देंगे, तो ये अजय की एज हो जाएगी, ठीक। अब 16 साल बाद वाइफ की एज क्या होगी, x प्लस 16, ठीक, और अजय की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5 प्लस 16, है ना। 16 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5 प्लस 16 हो जाएगी, है ना। अब ये रेशियो बन जाएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x प्लस 16 अपॉन 16, 17, 18, 19, 20, 21, x प्लस 21 इज इक्वल टू 8/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 144, ठीक है, 44, 6, 50, 10, 60, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8x प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 248 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए तो ये यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 248 माइनस 144 हो जाएगा, तो हो जाएगा 401, एक सेकेंड, 104 है, ये कैसे हो रहा है, 144 और 248, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सॉरी 168 आएगा ना, ये 168, ठीक। तो 168 में 144 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4, 2, 24, तो x की एज आ जाएगी 24, यानी उसकी वाइफ की एज कितनी हो जाएगी, 24,
तो अजय की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा इसकी वाइफ शादी के समय, और अजय की एज कितनी हो जाएगी, इसमें 5 जोड़ दीजिए 29, ये हो जाएगा 29, 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके आप बना लीजिए। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन में हमको दिया था कि उसके 5 ज़्यादा थी तो हमने क्या ले लिया, वाइफ के एज में 5 ऐड कर दिया। क्लियर है, तो ये बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बना लेते हैं। ठीक, एक है फ्रैक्शन वाली वैल्यू है ना, ये वाला देखिए, इसमें दिया द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर जो है तो 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। तो मान लेते हैं न्यूमरेटर x है तो इसके ट्वाइस से 1 ज़्यादा है डिनोमिनेटर, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा कर दीजिए 2x + 1 अपॉन x, है ना। एंड द सम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ रेसिप्रोकल को सम करते हैं तो इक्वल टू कितना आता है, ये 42 + 16 है ना, तो ये 52 58 58/20 बनाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। नीचे ये दोनों को क्या कर लेंगे, एलशियम 2x + 1। ठीक, ये आ जाएगा आपका x² प्लस ये हो जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 58/21। अब इसको और सॉल्व करिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इसको बस आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा a² प्लस ये हो जाएगा a² यानी 4x² प्लस b² प्लस 2ab यानी 4x, है ना। ये ऊपर आएगा, ऊपर में क्या और x² है, x² प्लस a², है ना, ये आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब इसका किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इधर आएगा तो इसको 58 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किसका, ये हो जाएगा 2x² प्लस x का। ठीक, ऐसा सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, तो इससे एक आपको इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 5x²। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105x² प्लस 21 का इधर से 84x प्लस 21 इज इक्वल टू 58 2 जा, तो हो जाएगा 116 x² प्लस 58x। ठीक, अब इसको माइनस कर देंगे उधर ले जाके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11, तो -11x²। ठीक, -11x², 58 माइनस कर देंगे 60 70 80 20 24 26, है ना, प्लस 26x, है ना, उधर जाएगा प्लस 21 = 0। ठीक, तो ये इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, चाहे तो आप फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू फ्रैक्शन में मिलेगी या लगभग 3 समथिंग मिलेगी। ठीक है, 3 अगर रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। 9 99 प्लस 18 की 8 हाथ को 1 7 78 प्लस 21 70 80 90 98 99। ठीक है, तो 3 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x की वैल्यू लगभग 3 आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना लेंगे। क्लियर है, तो एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, सो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, 2 people आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड में 2 लोग कितना है एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग 2 लोग ले लेते हैं A और B। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा A है, ये हमारा B है। एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर हैं, 16 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसको मैं ऐसे A है B है, दोनों एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर है। ठीक है, दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम। दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। इफ़ दे वॉक टूवर्ड ईच अदर विथ डिफरेंट स्पीड विल मीट इन 2 hours। मान लेते हैं कि ये भी इधर ही चलता है, A B भी इधर ही चलता है ना, तो दोनों किसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट पे मिलेंगे दोनों, ये इधर आएगा। तो ये मान लेते हैं DA डिस्टेंस पूरा करेगा, ये DB डिस्टेंस में क्या करेगा, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है,
ये डी डिस्टेंस पूरा करेगा, डी बी डिस्टेंस पूरा करेगा और एक पॉइंट में दोनों जाके मिल जाएंगे। कितने टाइम में मिल जाएंगे? 2 घंटे में, है ना, सेम डायरेक्शन। तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ऐसा मान लीजिए कि ए का स्पीड है x, है ना, तो यहाँ पे याद रखिए, ले लेंगे लेट स्पीड ऑफ ए इज़ x। ए की स्पीड हम लोग x ले लेते हैं एंड स्पीड ऑफ b, स्पीड ऑफ b इसको ले लेते हैं y, ठीक है। a की स्पीड x, b की स्पीड y ले लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड, ए की स्पीड हमने कितना ले ली है, x ली है ना। टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा, 2 घंटा लग रहा है दोनों को मिलने में, तो हो जाएगा 2x। 2 घंटा ए को भी लग रहा है, 2 घंटा बी को भी लगेगा। तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2y, ठीक है। क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो 2 टाइम है, x y इनका स्पीड ले लिया हमने, है ना। पहला कंडीशन तो ये हो गया। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है हैड दे वॉकड इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड बिफोर दे वुड हैव मेट इन AR। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों जाएं, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों जाएं तो इनको 8 घंटा लगेगा मिलने में, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन देखिए, ऊपर का लाइन में मिटा देता है ना। अब मान लेते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो मान लेते हैं ये A है, ये B है, दोनों के बीच में 16 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में इधर जाते हैं, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे मिलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट P है। तो A को अब कितना डिफरेंस, इतना डिस्टेंस क्लियर करना पड़ेगा और B को इतना डिस्टेंस क्लियर करना पड़ेगा। मतलब अब DA इतना हो जाएगा और ये हो जाएगा DB इतना हो जाएगा, ठीक। ये DA DB इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें टोटल डिस्टेंस, तो DA प्लस DB क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, 16, है ना। तो इससे इक्वेशन बन जाएगा, देखिए इसका इक्वेशन बना देता हूँ ना। DA प्लस DB कितना है, 16 है ना, ये टोटल डिस्टेंस 16 है। DA 2x है, ये 2y है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 8, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड देखिए, एक DA यहाँ से यहाँ तक रहेगा, DB यहाँ से यहाँ तक रहेगा। अब DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DA यानी कि AP, है ना। AP कितना है, AP हमारा रहेगा टोटल इतना, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना लिए हैं, A का x लिए हैं, x, टाइम लगेगा 8, मतलब DA हो जाएगा 8x, है ना। और DB भी कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इसका y 8, इसका भी 8y हो जाएगा, ठीक है। अब DA प्लस DB, ठीक है। DA कितना है 8x, DB है ये 8y, ठीक है। अब DA जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है, ये होगा हमारा AB प्लस BP, यानी ये टोटल डिस्टेंस 16 प्लस ये जितना DB आएगा, है ना। तो DA की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस DB, और DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DA माइनस BP, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का एक तो 2 डिस्टेंस बना लिए हम लोग, DA इज इक्वल टू 8x हो गया और DB इज इक्वल टू 8y हो गया, ठीक है। अब इनको अगर हम दोनों को सम कर दें, है ना, दोनों को अगर हम लोग सम कर दें। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो DA होगा, है ना, DA जो है आपका, या ये 16 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, है ना, ये जो 16 किलोमीटर, यानी AB अगर जो मान लिया अगर अपन देखें तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DA माइनस DB, इस पूरे में से इतना, है ना, ये पूरा DA है, ये पूरा DB है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, DA माइनस DB, और AB कितना है 16, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू DA माइनस DB। DA कितना है 8x, तो लिख लीजिए DA हो जाएगा हमारा 8x माइनस DB कितना है 8y इज इक्वल टू हो जाएगा 16, यानी x माइनस वाई कितना आ जाएगा 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2। एक इक्वेशन ये मिल जाएगा, एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 ये मिल जाएगा।
इन दोनों को सम करेंगे, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इजिकल टू 10 आ जाएगा, यानी x इजिकल टू आ जाएगा 5। तो x इजिकल टू आपका आ जाएगा 5 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। यानी x की स्पीड हो जाएगी 5 में किलोमीटर पर आवर और y की स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दो इक्वेशन बनाना है आपको, ठीक है। पहला इक्वेशन से ये बन जाएगा, दोनों जब एक दूसरे की तरफ जाएंगे, डिस्टेंस प्लस इतना, जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट जाएंगे इस तरफ, तो यहाँ 16 किलोमीटर इजिकल टू डी ए माइनस डी बी हो जाएगा, डी ए यहाँ से यहाँ तक का है, ये डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो एक ये हो जाएगा आपका। चलिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें बोल रहा है कि तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, है ना। तो मान लेते हैं कि तारा ने कितने राइट आंसर लगाए हैं, x, है ना। तारा ने राइट आंसर लगाए हैं मान लो x, और रॉन्ग आंसर उसने लगाए हैं, रॉन्ग आंसर उसने लगाए हैं मान लो y, ठीक है। राइट लगाती है तो 3 मार्क्स मिलता है फॉर राइट, और रॉन्ग लगाती है तो 1 कट जाता है। मतलब हम इसका इक्वेशन क्या बनाएंगे, 3x राइट है तो 3 माइनस y, y माइनस होगा, 1 माइनस होगा, ठीक है। ईच रॉन्ग आंसर हैड, ठीक है। तो ये हो गया। कितना नंबर मिलता है इसको, 3 राइट लगाती है, 1 रॉन्ग लगाती है, अच्छा इसमें दिया नहीं, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच। अच्छा, फिर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड में बोल रहा है कि 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर राइट करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स। सेकेंड इक्वेशन में आपको बताना है कि उसको 4 राइट के लिए मिलता है और 2 रॉन्ग के लिए डिटेक्ट हो जाता है, और उसको टोटल 50 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 50 मार्क्स मिलते हैं। फर्स्ट में इसको कितने मार्क्स मिलते हैं नहीं दिया है क्या, 40 मार्क्स मिलते हैं ना, 40 मार्क्स मिलते हैं, तो इसमें इसको 40 मार्क्स मिलते हैं, ठीक। पहले केस में ये है, सेकेंड केस में इसको ये है। 4 राइट के लिए 2 रॉन्ग कट जाता है, 3 राइट के लिए 1 रॉन्ग कट जाता है, इसमें 40 मिलता है, इसमें 50 मिलता है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, और इक्वेशन 1 से माइनस कर देते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो 2 इंटू इक्वेशन 1 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए, इक्वेशन 2 से उसको माइनस कर दीजिए। तो क्या आएगा आपका, तो ये 6 हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 बाई ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 80 आ जाएगा, 80 में 50 ये हो जाएगा 30 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। मतलब उसने टोटल 15 करेक्ट किए हैं, और रॉन्ग कितना हो जाएगा, 15 करेक्ट किए हैं, रॉन्ग कितना हो जाएगा, तो इस वैल्यू में कहीं पे रख दीजिए, इसमें रख देते हैं ना। x की वैल्यू थे 60 माइनस 2/60 माइनस 50 करेंगे तो 10, 2/60 60, 10 आएगा, 10/2 करेंगे तो 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो मतलब उसने टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 15 करेक्ट और 5 रॉन्ग, ठीक है। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट थर्ड वाला बना लेते हैं। देखिए, लास्ट में दिया है कि एक फ़्लाइट है 2800 किलोमीटर चलती है, एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन, लेकिन स्लो हो जाती है बैड वेदर के कारण। इसका एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर घट जाता है, टाइम बढ़ जाता है इतना, ओरिजिनल स्पीड। चलिए, मान लेते हैं कि फ़्लाइट का जो एवरेज स्पीड है, एक्चुअल स्पीड है ना, स्पीड ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं, कितना है, x है मान लेते हैं, ठीक है। और उसको कितना टाइम लगता है जाने में, मान लेते हैं कि y टाइम लगता है पहुंचने में, ठीक है। एंड इट्स
ड्यूरेशन है ना, एवरेज स्पीड इज रिड्यूस सो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज है ना। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी कितना घंटा में पहुंच जाती है, टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेते हैं, मान लो y ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन बैड वेदर के कारण क्या हुआ, ठीक है, तो ये जो है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस, ये स्पीड हो गया, ये टाइम है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा, तो ये 2800 किलोमीटर, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 1। ये नॉर्मल है। अब सेकेंड बोल रहा है कि अगर बैड वेदर होता है तो उसका जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर घट जाता है, मतलब कि सेकेंड कंडीशन में x माइनस 100 कर देंगे, स्पीड 100 हट जाएगा, और y जो है तो 30 मिनट्स यानी हाफ आवर कम हो जाता है, तो r में किलोमीटर पर आर में है, तो r में इसको भी लेना, तो माइनस हाफ कर देंगे, y माइनस हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू 28। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, है ना, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। अब इसमें भी हमें एक इक्वेशन मिलेगा, समझ रहे, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई 2 माइनस 100y प्लस 50 है ना, प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 2800, ठीक, ऐसे करके आएगा। अब यहाँ चाहे तो आप एक्स वाई की जगह 2800 रख सकते हैं, तो इसको रख लेते हैं 2800, यहाँ पे 2800 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आएगा आपका 100y प्लस एक्स वाई 2 इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन मिलेगा आपको। अब इसमें भी आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 200y प्लस x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा इधर, तो एक ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप चाहे सब्स्टिट्यूट कर दिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2800 बाई बाई, ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, 2800 बाई बाई, तो 2800 बाई बाई रख दीजिए, तो फिर y का इक्वेशन मिलेगा आपको, ठीक है, तो रख देते हैं, तो हो जाएगा 200y प्लस 2800 बाई वाई इज इक्वल टू 100, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें y को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 200y स्क्वायर प्लस 2800 इज इक्वल टू 100y, ये ऐसा हो जाएगा। इसको सबको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 2y स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं तो माइनस y है ना, माइनस y, ठीक है, प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक, ये आएगा इक्वेशन। अब इसको 20 से काट ये कर लीजिए, तोड़ लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है, माइनस y है ना, तो माइनस 8y प्लस 7y माइनस y आ जाएगा प्लस 28 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2y को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2y ब्रैकेट में y माइनस 8 सॉरी माइनस 4, ठीक, 4 दूनी 8y, और इधर 7 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस 4, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करना है, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, अच्छा प्लस माइनस का कहीं गड़बड़ हो रहा है, ठीक, इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये होना चाहिए माइनस प्लस y माइनस 28, इसको इधर लाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे y माइनस 4 आ रहा है, कुछ करेक्शन है क्या, देखिए कहीं पे प्लस माइनस का गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पे कहीं पे हम लोग देख लेते हैं प्लस माइनस का गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 100 माइनस y माइनस इज इक्वल टू इतना आया, ये आया एक्स वाई माइनस एक्स वाई 2 माइनस 100, ये प्लस 50
इज इक्वल टू ये हो गया 2800, 100y हो गया, इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये माइनस एक्स वाई ये इधर जाके दोनों प्लस में हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये इसको 50 कर देंगे, माइनस माइनस ये आया, ठीक है, यहाँ तक तो करेक्ट है। फिर माइनस एक्स वाई टू, एक सेकेंड, एक्स वाई माइनस एक्स वाई टू, ठीक है, माइनस 100y प्लस, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया 200y x, ये 200 हो गया x प्लस ये इधर भी हो गया, फिर ये 2800y y कर दिया हमने, ये 100 हो गया, 100 से डिवाइड किया तो ये आया इतना, 100y को इधर लाएंगे तो अपना आ जाएगा माइनस वाई प्लस 28, है ना, ये माइनस 28, ठीक है, ये आया इक्वेशन। और यहाँ तक तो सब सही है। यहाँ पे अगर हम लोग प्लस कर दें y प्लस 4 तो यहाँ पे माइनस वाई लेंगे तो माइनस वाई इंटू वाई, ठीक है, कहीं पे शायद प्लस माइनस का, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ, प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये ऐसा है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन हम लोग यहाँ पे गलत किए हैं ना, यहाँ पे टाइम इंक्रीज़ हो जाता है y प्लस, है ना, तभी मैं सोचूं प्लस माइनस का कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो ये y आधा घंटा इंक्रीज़ हुआ है टाइम, y प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे प्लस हो जाएगा x, माइनस 100y, यहाँ पे माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है, देखिए यही गड़बड़ है प्लस माइनस का। फिर यहाँ पे 28 माइनस हो गया, बचेगा x माइनस 2, माइनस 100y प्लस 50 इधर चला जाएगा, तो ये x/2 माइनस 100y, इसको ऐसे करिए, x/2 माइनस 100y इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा 50। फिर इसको फर्दर हमने क्या किया है, 2 किया है, तो ये हो जाएगा x माइनस 200, है ना, तो x माइनस 200y हो जाएगा, x माइनस 200y इज इक्वल टू कितना 100, यहाँ तक भी सही है। फिर ये x माइनस है 200y, ठीक है, माइनस 200, x की जगह कि हम लोग 28y ये लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 100, यहाँ तक भी सही है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया y, तो ये माइनस 200y का स्क्वायर होगा 280, ये 100y, यहाँ तक भी सही है। फिर ये माइनस 2y का स्क्वायर हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे, ये भी इधर आएगा माइनस, ये प्लस 28, बाकी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा सिंपल, बाकी सब सही है ना, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो माइनस 2y, तो ये माइनस 2y का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 8, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो मिलेगा, एक तो मिलेगा माइनस 2y प्लस 7 और एक मिल जाएगा y प्लस 4, यानी कि हमें y की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिल जाएगी y इज़ इक्वल टू माइनस 4 और एक हमें y की वैल्यू मिल जाएगी क्या, एक y की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है, एक y की वैल्यू मिल जाएगी हमें क्या, -7 अपॉन -2 यानी कि 7/2, एक मिल जाएगी 7/2, तो ये दोनों हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। y की वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को चाहे तो हम लोग ऐसे लिख लें, इस सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, 2y² प्लस y माइनस 28 इक्वल टू 0, चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ से y को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y को कॉमन लेंगे आएगा तो y प्लस, है ना, इसको 8 और 7 में हम लोग काट ये कर लेते हैं, तो 2y² प्लस 8y माइनस 7y माइनस 28 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग 2y को कॉमन लें तो 2y को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 8 y प्लस 4, ठीक है, y प्लस 4, यहाँ से माइनस 7 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी y प्लस 4, तो 2y माइनस 7 y प्लस 4, तो y की वैल्यू एक -4 और एक +7/2, यही सेम वैल्यू आएगी, ठीक। तो ये दो y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, y की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। अगर -4 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 से कट जाएगा, -700 समथिंग आएगा, ठीक है। और अगर 7/2 पॉजिटिव ही लेंगे ना वैल्यू, ऐसे ये वाली वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, 7/2 y की वैल्यू, तो 7/2 लेंगे तो 2 पर चला जाएगा, 7 चौक 28, 400 × 2 800 आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऑफ फ्लाइट 800, टाइम ऑफ फ्लाइट हमको निकालना है, मतलब y की वैल्यू यही आएगी 7/2 r, ठीक है। यानी कि
3.5 आवर उसको लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट उसका क्या है, 3.5 घंटा। ठीक है, तो ऐसे करके बना लीजिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।